दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस कहानी को डिस्कस करेंगे। शिवानी ने इस कहानी को लिखा था, सती। इस कहानी में ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है। अब ट्रेजेडी किसके साथ में होती है, इस कहानी को पढ़ने के बाद पता चलेगा। दोस्तों कुछ एडिटिंग करके इसको अच्छे से बनाने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से। रेलगाड़ी ठसाठस भरी हुई थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। कुंभ का अर्ध मेला था भाई, ऊपर से प्रयाग का स्टेशन। मैंने तो अपनी रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से जब 3 नामों की सूची देखी तो अपने आप को सांत्वना दी कि चलिए, तीनों महिलाएं थी। क्योंकि आदमियों के साथ में अगर रात का सफर किया तो उनके खर्राटों से हालत खराब हो जाती है। अंदर जाकर देखा तो 2 महिलाएं आ चुकी थी। जैसा कि नाम से अनुमान लगाया जा सकता था, एक मराठी थी, दूसरी पंजाबी, तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। अब मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी तो साथ में सिर्फ एक छोटा सा बटुआ ले रखा था मैंने। लेकिन मेरे साथ की जो 2 महिलाएं आ चुकी थी डब्बे में, उनके पास तो भारी भारी सूटकेस थे जो बिखरे हुए थे। स्टील का एक बक्सा था। ये सब देखकर मैंने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। जिस तरह के बड़े बड़े सूटकेस लेकर ये लोग चलते हैं ना, मैं नहीं चल सकती। मुझे अपने आप को हल्का रखना बहुत पसंद है। चटपट रेल में चढ़े, खटपट उतर गए। ना कुलियों का ये कहना मुझे बर्दाश्त होता, ये क्या दे रही हैं, और ना ही साथ वाले यात्रियों को परेशान करना मुझे अच्छा लगता। अब मेरे साथ की जो मराठी औरत थी, उसने एक एक करके गोल गोल स्टील के डब्बों से पिरामिड बना दिया ऊपर चढ़ा चढ़ा के। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत हर चीज के लिए एक अलग डब्बा बनाने में विश्वास रखती थी। वो शालीनता से लेट गई, 2 तकिए लगाए और कोई मराठी पत्रिका पढ़ने लगी। और दूसरी जो पंजाबी महिला थी, उसके पास सिर्फ एक टोकरी, सूटकेस और एक बिस्तरा था, जो भी लापरवाही से बिखरे हुए थे। उसका एक सुराहीदान भी था उसके पास। ज्यादातर सुराहीदानों की एक टांग छोटी होती है, उसकी भी थी। वो बार बार लुढ़क जाता था। वो बेचारी चश्मा उतार कर रखती। हाथ में उससे कोई जासूसी अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही थी, जिसे पढ़ने में उसे काफी मजा आ रहा था। बार बार उस किताब को औंधा करके रख देती, झुंझला कर फिर से सुराहीदान को ठिकाने पे लगाती और हाथ में पुस्तक जैसे ही उठाती, रस में डूबती, वापस सुराहीदान लुढ़क जाता। मुझे उसकी ये उलझन देखकर काफी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उसकी ये परेशानी दूर कर सकती थी। सुराहीदान मेरे पास में ही पड़ा था। मैं उसकी एक लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिकाकर उसे लुढ़कने से रोक सकती थी। पर सुराही को ऐसी बेतुकी कांट की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कोई सहानुभूति नहीं रहती थी। इसलिए मैंने उसकी हेल्प नहीं की। अब देखो, वो जो पंजाबी औरत थी ना, वो जरूर किसी मीटिंग में जा रही थी, क्योंकि उसके पास एक मोटी सी फाइल थी जिसे वो बार बार खोल खोल के पढ़ रही थी बीच में। उस औरत की सलवार, कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का बना हुआ था। क्या बताऊं, उस औरत के चेहरे पर एक रौब था। रंग गोरा था, लेकिन खाल एकदम खादी से बुने कपड़े की तरह खुरदरी थी। ठुड्डी पर एक तिल था जिस पर 2-3 लंबे लंबे बाल लटक रहे थे, जिसे वो अपनी उंगली से लपेटती, छल्ले से घुमाती और पढ़ रही थी अपनी नोवेल को तल्लीन होकर। राइटर हमें बोलती है कि मुझे नहीं पता वो औरत कुंवारी थी या विधवा, लेकिन चेहरे पर एक रीतापन सा था। जिंदगी का जो मजा होता है ना, उसके चेहरे पर ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिला। जासूसी नोवेल को अपने हाथों में इस तरह से थाम रखा था जैसे उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं सोच रही थी कि ये वो हाथ नहीं हो सकते जो मैं मन में सोच रही थी कि बच्चों को मीठी लोरी सुनाए, थपकी देकर सुलाएं, पति की कमीज के बटन टाँके, चिमटा संदासी पकड़े। ये वो हाथ नहीं थे। इस औरत की हाथों की रेखाओं में काम लिखा था, मर्द की तरह। और मेरा अंदाजा एकदम सही निकला जब उस औरत ने मुझे अपने बारे में बताया कि वो पंजाब में ऐसी औरतें जो घर से विस्थापित हो चुकी है, उनके लिए एक आश्रम चलाती है, वहाँ की संचालिका है और अभी अभी विदेश से लौटी हैं। लखनऊ में किसी समाज कल्याण सेमिनार में पार्ट लेने जा रही हैं। समाज सेविकाओं में उस औरत का नाम बहुत आगे था, जबकि मराठी महिला के परिचय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। वो सुंदर थी, लेकिन हम में से किसी पर भी उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसके हाथ में कोई मराठी पत्रिका थी जिसे वो कभी कभी पढ़ती, मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। साफ था कि किसी कुशल मराठी लेखक ने इतनी अच्छी कलम से किताब लिखी थी वो, कि कठपुतली सा उस औरत को वो किताब नचा रही थी। क्या कहूँ उस औरत के बारे में, वो हमारे डिब्बे में होकर के भी हमारे साथ में नहीं थी। मैंने देखा उसके सामान पर उसके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल विनोलकर। और वास्तव में देखकर लग भी रहा था कि वो एक मेजर की वाइफ हो सकती है। लायक भी थी। उसकी आंखें ही उसका परिचय दे रही थी। मजाक उड़ा रही थी, मुझे देखती, कभी पंजाबी महिला को देखती, आंखें चार होते ही फिर से दृष्टि घुमा लेती, मंगलसूत्र को दांतों में दबाकर फिर से वो पत्रिका पढ़ने लगती। मैंने आपको बताया था हम 4 महिलाएं डिब्बे में सफर कर रही थी, चौथी अभी तक आई नहीं थी। गाड़ी ने जैसे ही सीटी बजाई तो उसी के साथ चौथी महिला डिब्बे में घुसी। गाड़ी मानो उसी के लिए रुकी हुई थी। डांट डपट की फुकारें मारती हुई
गाड़ी आगे चली और धक्के के साथ वो महिला फद से सीट पर लुढ़क गई। उसके हाथ में बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर सा बटुआ दबाया हुआ था। मैं उस महिला की तरफ देखती रह गई। समाज सेविका ने भी अपनी जासूसी उपन्यास को बंद कर दिया और मराठी मोनालिसा ने भी अपना चश्मा उतारा, हाथ में लिया और बैठ गई। ओह, लगा था गाड़ी छूटी जाएगी। हम तीनों की दृष्टि उस औरत पर टिक गई। दरअसल वो चीज ही देखने लायक थी, हमारा दोष नहीं था। हमारा घूरना उस औरत ने भांप लिया। वो बोली, किम बिन, बहुत लंबी हूं ना मैं। 6 फुट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, अच्छा है इस डिब्बे में सारी औरतें ही हैं, नहीं तो मुंह पुरुष भी मुझे घूरते। और फिर वो दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर किया। समाज सेविका ने ठक ठक कर रूखे उत्तरों के 3-4 चांटे धर दिए, जबकि मराठी औरत ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली। अब उस औरत ने भी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। फ्लुएंट इंग्लिश में वो बोलती है, मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघानिया। कल ही प्रेटोरिया से आई हूँ अपने पति की डेड बॉडी लेने। मैं चौंक गई। अब समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाया कि अभी अभी मैंने क्या बोल दिया। चट से आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अरे राम राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? बड़ी दर्द भरी टोन में उसने पूछा। मदालसा की वेशभूषा देखकर लग नहीं रहा था कहीं से भी वो विधवा है। मतलब उसके बालों को देखकर लग रहा था जैसे अभी अभी वो किसी बड़े सैलून में कटवा के आई है। बाल उसने अपनी रेशमी साड़ी को हाफ पैंट की तरह ऊपर चढ़ाया, दोनों पैरों से पालती मारी और आराम से जम गई और अपनी कहानी बताने लगी। दरअसल पिछले साल मेरे पति माउंटेन की चढ़ाई करने के लिए भारत आए थे। वहीं एक तूफान में दबकर उनकी मौत हो गई। तो क्या डेड बॉडी अब मिली है? मैंने पूछा। बोली कि हाँ, भारत सरकार से मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली तो भागती चली आई। बर्फ में दबी उनकी डेड बॉडी जैसे कि तैसे मिली है। मेरा बुना हुआ स्वेटर जिसे उन्होंने पहन रखा था, एक फंदा भी इधर का उधर नहीं हुआ। मुझे लगा कि उनकी पति की डेथ हुई थी, शायद उनके मन में अभी वो भाव नहीं आ रहे थे। बटवे से उस औरत ने एक मर्दाना सा रुमाल निकाला और अपनी आंखें पोंछने लगी। तो कभी वो अपनी सुपर्णखा जैसी लंबी नाक को रगड़ रगड़ के पोंछती। अचानक हम तीनों को उस औरत का दर्द महसूस होने लगा था। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया जाएगा? उस मराठी औरत ने पूछा। नहीं बेन, मदालसा ने सीट पर लेटते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे कोई लंबा खजूर का पेड़ कटकर ढह गया हो। एक लंबी सांस खींचकर उसने कहा, असल में मैं सती होने के लिए भारत आई हूँ। ये बात बोलकर उसने तो आंखें बंद कर ली, लेकिन हम तीनों को शौक सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहती है कि आप मुझे शांति से पड़े रहने दो, डिस्टर्ब मत करो। आज के टाइम पर किसी के मुंह से ऐसी बात सुनोगे कि एक 6 फुट 10 इंच की औरत कल बर्फ में दबी एक लाश को, एक बासी लाश को छाती से लगाकर जल बुनकर राख होने के लिए आई है, सती होने के लिए आई है इंडिया में। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये एक अपराध है, आप जानती है इस बात को? उस पंजाबी औरत ने कहा। ये पल बहुत ही नाजुक होते हैं, ऐसी भावनाओं बहकर बहुत सारी औरतें ऐसी गलतियां कर बैठती हैं। अभी 2 औरतों ने की है। अरे मुझे ही देख लो, भारत विभाजन के टाइम पर मेरे पति की हत्या कर दी गई थी, तो क्या मैं सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। अगर मैं भी आपकी तरह सती होने की सोचती तो क्या आज दीन दुखियों के काम आ पाती? अरे जेल की अध्यक्षा रही हूँ, कई सारी बहनों की देख रेख करती हूँ। ना बे ना। मदालसा ने अपनी करवट बदली। मैं तो सती होने भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर वो फिर से अपने मर्दाने रुमाल में अपने मुंह को छुपाकर से सकने लगी। पंजाबी समाज सेविका ने यह बात सुनकर उससे कहा, आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार के बाद आपकी सहायता करके आपको आश्रम में ले चलूंगी। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बेन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे इस निश्चय से डिगा नहीं सकते। ये रोग तो हमारे में पुराना है। मेरी पर नानी राजा राम मोहन राय, सर विलियम बेंटिक दोनों को घिस्सा देकर सती हो गई थी। और मेरी नानी के लोग तो कहते हैं कि नाना जी के मृतदेह को गोद में लेकर चिता में बैठ गई थी, दू दू करके चल रही थी मेरी माँ। और अब मैं, खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से ये कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए, क्या ख्याल है? ऐसा कहकर उसने अपने दोनों हाथों से अपनी जांघों को बजाया। देखो, हम तीनों को हैरानी में छोड़कर वो औरत साबुन निकालकर गुस्लखाने में चली गई। पीछे से हम लोग बातें करने लगे। अजीब औरत है, क्या ये सचमुच सती होने जा रही है? मैंने उस मराठी औरत से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंडोरा पीट कर नहीं मरता, उसने हंसकर जवाब दिया। हमको तो इसका स्क्रू ढीला लगता है। उसने अपने माथे पर उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसी सती भती कोई नहीं होती। लेकिन वो पंजाबी औरत बोली, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से ज्यादा है शायद। ऐसे भावुकता में औरतें ऐसी हरकतें कर जाती हैं।
मैं भोली औरतों का चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने, कितनी निष्पाप पवित्र उदार है। मुझे पक्का विश्वास है अपने पति की डेड बॉडी देखते ही ये कूद बैठेगी। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करके इसके साथ जाके पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में मदालसा आ गई, मुंह हाथ धोकर, ताज़ा चेहरा लिए। उसने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तादान निकाल लिया और आते ही बोली, चलिए साथ बैठकर खाना खाया जाए। मैंने कहा धन्यवाद, लेकिन हम जो खाना लेके आए हैं वो कौन खाएगा? वो बोली, मैं खाऊंगी। ऊपर वाले ने 6 फुट 10.5 इंच का शरीर किस लिए दिया है? कहना पड़ेगा उसका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। कचौड़ियाँ, रायता, सब्जी, पूड़ियाँ, न जाने क्या क्या। हमने उसका खाना खाया और उसने हम तीनों का खाना अकेले चाट लिया। जीभ से चाट चाट कर पूरा टिफिन साफ कर दिया। ऊपर वाले ने सच में असीम गोला बारूद भरा था इस औरत में। खाना खाने के बाद फिर से हमारे बीच में सती प्रथा की वो जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और सादी सी आवाज में गाने लगी, ना जानियू जानकी नाथे सवारे शू थवाणू छे। समझी इसका अर्थ? उसने हंसकर मुझसे पूछा। अरे जानकी नाथ भी नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। चलो जी, अब सो जाओ सारे। इस पृथ्वी पर मेरी आखिरी नींद है आज रात की। बहस बेकार है, चलो गुड नाइट, प्यारे प्यारे सपने देखो। और वो सो गई। सचमुच उसकी शुभकामनाओं में कोई जादू सा था। हमें ऐसी नींद आई जो पहले कभी नहीं आई थी। और सुबह जब हम लोग उठे तो वो सती गायब थी। सती के साथ साथ हमारा सारा सामान गायब था। स्टील का बक्सा गायब था। एक जड़ाऊ का सेट पहन रखा था, वो भी गायब था। न जाने क्या खिला गई, सिर फटा जा रहा था। उसका बक्सा ले गई, उसका सामान ले गई, मेरा बटुआ ले गई, न जाने क्या क्या ले गई। वो समाज सेविका जिसको उसकी आंखों में भूलापन दिख रहा था, अब वो वाकई उसे आग में झोंकना चाहती थी। वो पुलिस के पास जाना तो चाहती थी, लेकिन अब उसे पकड़वाने के लिए। आज तक पुलिस उस औरत को ढूंढ रही है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।